जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, हर तरफ चैलेंजिंग टाइम है और इस कोरोना टाइम में सभी परेशान हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो बंद होने के कगार पे हैं, करोड़ों जॉब्स जा चुकी हैं और जा रही हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें आज भी लोग वर्क कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों को एक ऐसा रास्ता दिया है जहाँ पर उन्होंने अपने सपने पूरे किए। वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं भी पिछले 15 साल से वर्क कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि जो लर्निंग मैंने इस इंडस्ट्री में ली है, जो इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया है इतने सालों में, तो मैं आप लोगों के साथ बांटूँ। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँ। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जिसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हम सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज से मिलेंगे। और इसी सीरीज में जो हमारे सबसे पहले पर्सनैलिटी हैं जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री में एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं। और वो न सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, बल्कि सोशल वर्कर भी हैं, वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनको मैन विद सोल्यूशन भी कहा जाता है। सो मिलवाने जा रहा हूं मैं कैसी पर्सनैलिटी को जिनका नाम है मिस्टर मोहित कपूर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच संदीप जी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने एक एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट और एक शख्स और इतनी सारी पर्सनैलिटीज, सो सर इतना कुछ कैसे कर पाते हैं आप? ये कैसे संभव हुआ? छोटी सी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट होने के टाइम पे हम लोग उस टाइम पे अपने दोस्तों की हेल्प करते थे किसी भी तरीके से। जैसे कि एक दोस्त की स्टडी में हेल्प कर दी, कभी क्रिकेट खेलने जाते थे तो कई बार होता था कि एक प्लेयर कम आता था तो हम उसकी जगह पे अपना काम करना शुरू कर देते थे। तो ये हमारे बचपन में, ये हमारे स्वभाव में ये है कि हम डिफरेंट तरीके से अपने आप को बनाएं। अपने अच्छी ज़िंदगी कॉलेज से शुरू की, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार, मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप होनी चाहिए। पर वो पर्सनैलिटी डेवलप क्या होती है? क्या एक अच्छी जीन पहनना होती है, क्या अच्छे शूज़ पहनना होते हैं, या अच्छी स्पेक्स डालना या गोगल्स डालना होते हैं? नहीं, वो होता है कि आप कैसे लोगों को डील करते हैं, कैसे लोगों को मिलते हैं। सो वो उस टाइम पे अपने आप को एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि आज के बाद मैं अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करता जाऊंगा, लेकिन ऐसा रास्ता कौन सा है? क्या वो किसी क्लास में मुझे सीखने को मिलेगा? क्या वो मुझे किसी इंस्टीट्यूट में सीखने को मिलेगा? सो जब मुझे पता चला कि वो क्या है, तो धीरे धीरे मैंने अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स में जाना शुरू कर दिया, लोगों से, दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन वो बात नहीं बनी। लेकिन जब ये चीज़ पता चल गई कि सोसाइटी में या आम जिंदगी में हर इंसान के बहुत सारे करैक्टर होते हैं, पॉजिटिव करैक्टर होने चाहिए, ना कि नेगेटिव करैक्टर होने चाहिए। पॉजिटिव करैक्टर में अगर आप बात करें तो उसमें हो सकता है कि एक टाइम पे आपको एक अच्छा दोस्त बनना पड़े, हो सकता है एक टाइम पे आपको अच्छा एक बाप बनना पड़े, हो सकता है एक टाइम पे आपको अच्छा टीचर बनना पड़े, हो सकता है एक टाइम पे आपको अच्छा स्पीकर बनना पड़े। सो ये जो स्वभाव है जिंदगी का, इसको मैंने अपनाया है। जब जहाँ पे जो जिस चीज़ की जरूरत थी उसको यूटिलाइज किया और पॉजिटिविटी वे में उसको सही ढंग से आगे लेके गए। सो इसका जो मैं सारा श्रेय देता हूँ अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। कैसे मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आई, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट आई, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे आई, कैसे अपनी लैंग्वेज को इनहेंस करना है, ये जो सारी चीजें पॉसिबल है, ये हो पाई हैं संदीप। तो आज दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जिसको आज लोग मान चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग ही था, जिसने मेरी पर्सनैलिटी को इनहेंस किया है संदीप। तो सर कैसा सफर रहा आपका इस इंडस्ट्री में? इतने 18 से 19 साल आपने इस इंडस्ट्री में लगाए, कैसा सफर रहा? कैसे देखते हैं आप इसको? हर पल में कुछ ना कुछ ऐसा मुझे सीखने को मिला है जिसने मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही दिया है। और मैं सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन के माध्यम से लोग अपनी जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहां पे हर इंसान अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि आइए हम आपके साथ हैं, हम भी आपको मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करेंगे। सो ऐसी ही मदद मुझे भी मिली मेरे सीनियर से। मेरे सराउंडिंग में जो लोग अच्छे लोग थे उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे तराशा, मुझे देखा कि किस वे से आपको ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, किस वे से आपको बोलना है, किस वे से लोगों तक पहुंचना है, किस वे से आपको नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं किस वे से आपको वर्स्ट में से बेस्ट ढूंढना है। दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया।
सर इस इंडस्ट्री में अगर एक पर्सन ग्रो करना चाहता है तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो क्या है? हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते क्यों हैं? डायरेक्ट सेलिंग में लोग जुड़ते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जॉब स्लेवरी से आज़ाद होने के लिए, बिजनेस की टेंशन से दूर होने के लिए, और देखा जाए तो अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, मैं ये कहता हूं कि एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स का मिश्रण है। जैसे कि ईमानदारी, अगर आप इस प्रोफेशन में आने लगे हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपके साथ भावनाओं से भी जुड़ेंगे, भावनाओं से ऐसे कि हर इंसान अपना दुख तकलीफ आपके साथ शेयर करेगा। अब उस भावनाओं को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं या बुरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर आपके पास एक अच्छा लीडर आ गया है, अच्छा स्पीकर आ गया है, अगर आपने उसको भावनाओं से नहीं जोड़ पाए तो वो फेलियर हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये है कि हमें भावनाओं को लेकर भी ईमानदार रहना है जी, और हमें लोगों के धन के प्रति भी अपनी ईमानदारी दिखानी, यानी कि हमें अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। और उसके बाद अगर बात आती है वो है डेडिकेशन। मेंटर, जो आप जिस मेंटर को आप मानते हो, जिस मेंटर को आपने फोकस किया है कि आपका मेंटर कौन है, क्या सिस्टम आपका मेंटर है या कोई एक व्यक्ति विशेष आपका मेंटर है, उस मेंटर को आपने फॉलो करते हुए या उस सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करते हुए आपने आगे बढ़ना है और उसके हर फैक्ट्स को, हर सिस्टम को बड़े ईमानदारी से आगे बढ़ाना है। सो आपको 100% अपना देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस प्रोफेशन से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उदाहरण लेते हैं कि खेती करने वाला किसान अगर सिर्फ हल चला दे तब भी बात नहीं बनती जी, अगर वो सिर्फ बीज बो दे तब भी बात नहीं बनती। सो उसको खेत भी मेंटेन करना है, जानवरों से भी बचाना है, उसको हल भी चलाना है, बीज भी बोना है और टाइम टू टाइम उसमें खाद भी डालनी है, तभी एक अच्छी फसल हो सकती है। फिर भी कहीं उसका अगर बैड लक रहता है तो उसको पॉजिटिव रहना है। सो हम पॉजिटिविटी पे आते हैं कि इसमें एक पॉजिटिविटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एक किसान पूरा साल मेहनत करने के बाद भी कोई कुदरती आपदा आने के बाद अपने आप को पॉजिटिव करके फिर अगले साल खेती करने के लिए तैयार रहता है, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ ऐसा ही है दोस्त। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये बहुत काउंट करते हैं कि आपको ईमानदार रहना है अपने प्रति, अपनी टीम के प्रति, उनके धन के प्रति और उसके साथ अपने मेंटर के प्रति, कि जिस मेंटर ने आपको कुछ गाइड किया है, कुछ आपको मार्गदर्शन दिया है, तो उस मार्गदर्शन पे चलना सीखिए। सर जैसे कि आपने टीम की बात करी है, आपने कहा इसमें लोग होते हैं, उनकी भावनाएं, इमोशंस होते हैं, तो टीम को यूनाइट करने के लिए ऐसा कौन सा फार्मूला है कि आप बोलो जिससे हम टीम को यूनाइट रख सकें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आपकी टीम में आते हैं। एक इंसान अगर कहता है कि मैं पूरब जाना चाहता हूं तो दूसरा कहता है मैं पश्चिम जाना चाहता हूं, लेकिन टीम का एक्चुअल मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। लेकिन इस फोकस को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। हम देश की या विदेशों की या पूरी दुनिया की अगर कुछ ऐसी चंद शख्सियतों की बात करें जिन्होंने लाइफ में, जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाया है, तो वो कैसे बढ़ाया है? सिर्फ अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करके उनको साथ चल। अब क्वेश्चन ये है कि उनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। सो मैं पिछले अपने चंद सालों के एक्सपीरियंस में ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे चैलेंजेस टीम को लेके आए। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोगों का काम बहुत शिखर पे होता है, बहुत आगे होता है, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। उन मतभेदों को कैसे दूर किया जाए? सो इसमें मैं सबसे बड़ा फैक्टर मानता हूं वो है हमारा यूनाइटेड गोल। अगर हमारा गोल यूनाइटेड है, अगर हमारा गोल यूनिक है कि हम सब मिलके एक ही रोड पे चलना चाहते हैं, एक ही मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं, तो हम शायद कभी भी टीम से बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम सबका गोल शिखर है, टॉप पे जाना है, तो हम सब उसकी ओर फोकस करें। और यहां पे एक लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत पड़ती है कि आपका जो लीडर है, जो सीनियर है या जो आपको कमांड कर रहे हैं, वो किस वे से आपको गाइड करते हैं। तो इसमें बहुत सारा डिसबैलेंस भी हो जाता है, कई बार बहुत सारी ईगोज भी आ जाती हैं, लेकिन इसको ठीक वही कर सकता है जो एक सफल लीडर है। उसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले
यूनाइटेड फोकस यानी कि यूनाइटेड गोल बनाना पड़ेगा कि हम सबका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, हम सबका गोल है हमारे ड्रीम्स को पूरा करना, हम सबका गोल है हमारी फैमिली को खुश करना, हम सबका गोल है हमारी टीम को आगे लेके जाना। तो अगर ये सारी चीजें हम सब में कॉमन है तो हमारी सोच भी कॉमन होनी चाहिए। अगर आप टीम को अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, अगर उनको आपने स्पिरिचुअली जोड़ा हुआ है, कुछ धार्मिक चीजों से जोड़ा हुआ है, या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप उनके साथ एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो टीम कभी नहीं टूट सकती। हर इंसान को एप्रिसिएशन ही पसंद है, आलोचना पसंद नहीं है। सो अगर आपको कभी आलोचना करनी भी है या उसकी गलती बतानी भी है, तो मुझे लगता है कि बंद कमरे में अकेले में बात की जाए, ना कि सबके सामने डांटा जाए या उसकी गलती को बार बार उसके बाद दोहराया जाए। सो वो हीन भावना ना आए, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसके पॉइंट्स को अकेले में ही डिस्कस करें। और अगर लास्ट में अगर बात करें टीम को इकट्ठा करने का, सो उसमें ये होना चाहिए कि सबके जो काम है वो बटे होने चाहिए। जो अच्छी मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, जो अच्छे बैंकिंग काम को संभाल सकते हैं, जो अच्छे टीम कोऑर्डिनेशन को संभाल सकते हैं। सो एज ए लीडर, मैं एग्जांपल लेता हूं आपकी, अगर आप एज ए लीडर अपनी टीम में फाइंड आउट करेंगे कि 10 लोग हैं तो 10 के 10 को मैंने किस वे में कोऑर्डिनेट करना है, तो आपको उनमें से वो गुण निकालना पड़ेगा। कोई पहला टाइम था जब सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते थे तो लोग टीवी बंद कर देते थे, पर आज की डेट में 8वां 9वां 10वां 11वां प्लेयर भी जब तक है तब तक उम्मीद बनी रहती है कि भारत ये मैच जीत जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हर बंदे में कोई ना कोई एक यूनिक क्वालिटी होती थी। उस क्वालिटी को तो तराशा ही, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों को भी तराशना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया इस चीज़ के बारे में। अब सर टीम है तो रिलेशनशिप्स भी हैं इसमें टीम के साथ आपके, तो उनको कैसे बना कर रखा जाए और कैसे निभा कर रखा जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते या उनको साथ लेके नहीं चल पाते, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोफेशन है बहुत सारा रिलेशनशिप्स पे ही निर्भर करता है। रिलेशनशिप्स बनाना मेरे हिसाब से सबसे आसान काम है जिसको हमने मुश्किल कर दिया होता है। हर इंसान रिलेशन तभी अच्छा बनाता है या गहरा बनाता है जब उसको सामने वाले को पता होता है ये मेरे पास अगर आया है तो ये कुछ लेने नहीं कुछ देने आया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब दूर से ही पता चल जाता है कि यार ये ना मेरे साथ कुछ चालाकी करेगा या कोई बेईमानी करेगा, तो लोग अपने साथ जोड़ते नहीं। सो जिंदगी में ईमानदारी के साथ जिस रिलेशन को भी आप निभाना चाहते हैं उसके साथ ईमानदार रहिए। आप लोगों को मिलते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी में कुछ देने आया है। लोग जुड़ते हैं, लोग अपनी बात डिस्कस करते हैं और जो बात आज आपके साथ की होती है वो तीसरे दिन किसी और को पता होती है, तो लोगों का दिल टूट जाता है। और यहीं पे बहुत बड़ा सवाल फाइनेंस पे भी आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करके पैसे का लेन देन हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है, पैसे का लेन देन होगा। उस लेन देन में अगर हमने जरा सी भी गलती कर दी तो रिलेशन खराब हो सकते हैं जी। और तीसरी बड़ी बात है कि जिस परिवार में हम मिल रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, उस घर में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, और उस घर में अगर हम गए हैं तो अगर वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू गए हैं तो उस टीम के मेंबर की जो अगर सिस्टर है तो वो भी हमारी ही सिस्टर हुई, अगर वो उनकी माँ है तो हमारी भी माँ ही हुई। तो उसको जब ये लगेगा कि यार ये एक परिवार का हिस्सा बन चुका है तो रिलेशंस अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। कितने बेहतरीन तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को तह तक जानने में मदद करते हैं, इससे भी रिलेशंस बहुत बहुत काउंट होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारे लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं देते। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, यहाँ पे एक भाई जो बहुत कमिटमेंट के साथ पिछले 6 महीने 1 साल से घर से दूर था, वर्किंग कर रहा था। वर्किंग करते करते राखी का त्योहार आ गया, तो राखी के त्योहार में जो बहनों भाइयों का प्यार आपस में होता है, लेकिन उनका भाई अपना वहां पे नहीं था। तो उस दिन भी मैंने रिलेशनशिप को सही ढंग से निभाते हुए उस घर में मैं गया और उन दोनों बहनों के साथ बैठ के उस त्योहार को मैंने मनाया और अपने साथ मिलके राखी का त्योहार जो भाई बहनों का होता है उसको मैंने मनाने की कोशिश की। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सका, लेकिन बहनों को ये संदेश मिल गया कि हमारा एक और भाई है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो घर में एक पॉजिटिव माहौल भी बन गया और इट्स ए बिगेस्ट सॉल्यूशन
कि आप उनकी जगह पे अगर खड़े होते हैं तो उनका काम सफर नहीं करता और उनका घर का काम भी हो जाता है, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे इस इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हमारी टीम में आते हैं, हर फील्ड के लोग हमारे साथ आते हैं, तो हाउ टू फाइंड ए राइट पर्सन, एक सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करें? देखिए, मेरा मानना है इसमें कि अगर आप किसी बेहतरीन इंसान की तलाश में हैं तो सबसे पहले आपको बेहतरीन इंसान खुद बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। आप अगर इस प्रोफेशन में अच्छे लोग चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज, वो गुण अंदर डालने पड़ेंगे अपने, कि मैं किस वे से अपने आप को वो पूरे का पूरा 100% सिक्योर कर लूँ उस चीज को लेकर कि वो सारे गुण मेरे में आ चुके हैं, ताकि मैं आने वाले टाइम में अपनी टीम से वो एक्सपेक्ट करूँ और मुझे वो नजर भी आए। क्या मैं अपनी टीम के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं अपने मेंटर के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं अपने सोसाइटी के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं अपने परिवार के प्रति ईमानदार हूँ? या क्या जो पॉइंट्स मैंने अपनी टीम को बताए हैं डेली करने के लिए, इस प्रोफेशन के लिए जो जरूरी काम है करने के लिए, क्या वो मैं कर रहा हूं? अगर हाँ तो बहुत जल्द आपकी वो तलाश पूरी होने वाली है, अगर ना तो बहुत सालों में निकल जाएंगे। हो सकता है कि आपके साथ साथ ही वो पर्सन कहीं और जाके जुड़ जाए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये चुंबकीय आकर्षण है दोस्त। अगर आपके साथ कोई जुड़ेगा, कोई चिपकेगा, तो तभी जब आप में वो चुंबकीय वो आकर्षण होगा। ऐसे लोग होते हैं जो समर्पण के लिए ही आते हैं। तो समर्पण तब होगा जब उसको ये पता चल जाए कि ये एक ऐसी नाव है, एक ऐसा जहाज है, या एक ऐसा व्हीकल है जिसमें मैं बैठ के अपने ड्रीम्स तक, अपने सपनों तक पहुंच जाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे कि आपने मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की बात करी, सो जैसे हमने आपकी पर्सनैलिटी को बड़ी करीब से देखा, और आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही जो बेहतरीन पार्ट है कि आपको एक टाइटल दिया था टीम ने कि मैन विद सॉल्यूशन। कितनी से भी बड़ी प्रॉब्लम हो बट आप उसका सॉल्यूशन चुटकियों में निपटा देते थे। देखिए संदीप, मुझे लगता है कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं या चैलेंज समझते हैं। मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का। एक मूवी आई थी पीछे बहुत अच्छी, महेंद्र सिंह धोनी, उस पर एक सीन था जब धोनी बैठे हुए थे प्लेटफॉर्म पे, बहुत मायूस थे कि मैं क्या करने आया हूं, क्या मैं टीडी बनने के लिए आया था, एक टिकट चेकर बनने आया था, या मैं प्लेयर था। तो उनके जो सीनियर होते हैं, रेलवे के जो अधिकारी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि तुम बॉल को किस वे से लेना चाहते हो। अगर तुम्हें ऑफ पे बॉल आएगी तो कैसे खेलेंगे, अगर लेग पे आएगी कैसे खेलेंगे, अगर बाउंसर आएगा तो कैसे करेंगे। यानी कि आपको हर बॉल का कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखना है। आप पिच पे है, आपको देखना है कि उसका कैसे करना है। तो जिंदगी एक पिच है दोस्त। इस जिंदगी में बहुत सारे आपको बॉल मिलेंगे जो कुछ गुगली होंगे, कुछ लेग स्पिन होगी, कुछ ऑफ स्पिन होगी, कुछ बहुत फास्ट आएंगे, कुछ इतने बाउंसर्स आएंगे जो आपको सिर्फ डिफेंड करना पड़ेगा, आपको बचना पड़ेगा उनसे। सो यही जिंदगी की हकीकत है। इसी जिंदगी की हकीकत को मैं साथ में लेके चलता रहा कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन अगर हमने अपना दिमाग बंद कर लिया तो हमारी टीम, हमारा परिवार, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्या होगा। सो हमने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी तरीके से किया कि सर हो जाएगा। अगर हमारे सीनियर ने बोला तो हमने उनको बोला हो जाएगा, अगर हमारे जूनियर ने या हमारे टीममेट्स में से किसी ने बोला तो हमने बोला हो जाएगा, और भगवान की कृपा से वो हो जाता था, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये पहले ही माइंड में रहता था। सो एक लीडरशिप में, एक लीडर में ये क्वालिटी होनी ही चाहिए कि वो पहले तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत बोले, वो उसको चैलेंज बोले। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वो उसको चैलेंज बोले, और चैलेंज के साथ साथ ये बोले ये काम हो जाएगा, ये काम मैं कर दूंगा, ये काम हो जाएगा। क्योंकि दुनिया प्रॉब्लम से नहीं, चैलेंजेस से चलती है। आज दुनिया में जितने भी पूरे वर्ल्ड में चैलेंजेस आए हैं, हर चैलेंज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकला है, और सोल्यूशन सिर्फ 10% लोगों ने ही निकाला है। 90% लोगों ने उस चैलेंज का जो सोल्यूशन निकला उसका बेनिफिट लिया है। एक टायर पंचर होने के बाद आपका रिएक्शन अगर ये होगा कि मेरी आज किस्मत खराब है, मैं अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया, तो ये एक गलत अप्रोच है। अगर आप यही बोलेंगे टायर पंचर हो गया कोई बात नहीं, मैं टैक्सी करके चला जाऊंगा,
लेकिन आपकी वो जो भावना रहेगी, सोच की बड़ी अच्छी रहेगी और आप अपना काम बड़े अच्छे से बेखूबी से निभाएंगे। लेकिन आप उसी जगह पे अगर अपने आप को कोसते रहेंगे या अपनी गाड़ी के टायर को कोसते रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी आधी से ज्यादा एनर्जी जो है, आपकी जो ऊर्जा है, वो आपके काम तक पहुंच ही ना पाए और आपका काम ना हो पाए। बहुत बड़े सर, जैसे कि आपने बात करी सर टायर पंचर की, तो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि जब हम भी कभी जा रहे थे बाइक कार, तो टायर पंचर हो गया, तो मेरे साथ जो मेरे टीम लीडर थे वो कहते सर ये तो प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा हमारे लिए टायर पंचर हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन एक टायर वाला जो दुकान खोल के बैठा है उसके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, किसी की प्रॉब्लम किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनी। बहुत बढ़िया जी सर, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी कोरोना चैलेंज भी चल रहा है, तो हम इसको प्रॉब्लम हम इसको ऐसे चैलेंज ले रहे हैं, तो तभी हम इससे लड़ पाएंगे और ओवरकम कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी सर। तो सर लास्ट में यही पूछना चाहूंगा कि आज की यूथ जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहती है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सारी यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको ऑलराउंडर बना सकता है, जी सर, जो आपको सुपरस्टार बना सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है यूथ के लिए स्पेशली, जो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको अंदर से क्या बनना है, आपको डायरेक्शन देता है कि आप पैदा क्यों हुए हैं, आपको डायरेक्शन देता है कि आपके जीने का मकसद क्या है। जी सर। और यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं दोस्त कि हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले एक फोटोग्राफ अपनी पुरानी संभाल के जरूर रखना। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे उसके ठीक 3 से 5 साल के बाद अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में, अपने अंदर, आपको लगेगा कि वाकई ही मेरी जिंदगी बदल चुकी है। जी सर। उसके बाद आप चाहे देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से, दुनिया के किसी भी बड़े टाइकून से भी अगर आप मिलना चाहेंगे तो आपका जो आत्मविश्वास होगा वो बुलंदियों को छूता होगा। यहाँ पे खुद एक ब्रांड बन जाएंगे और एक सकारात्मक टीम आपके सराउंडिंग घूमती होगी जो सिर्फ फोकस करेगी आपके सपनों की ओर, आपकी पर्सनैलिटी की ओर, और आप भी एक ऐसा पार्ट बन जाएंगे दुनिया का जो सिर्फ 10% की तरफ आता है, ना कि 90% की तरफ आता है। आप उन सफल लोगों के बीच में खड़े होंगे जिनको आने वाले टाइम में उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार ये बोलेंगे कि ये हमारे परिवार का वो हिस्सा है जिसने परिवार का नाम रोशन किया। डायरेक्ट सेलिंग एक जवाब है उनको जो कहते हैं कि हमारा बेटा घर में बैठा है और उसको कोई काम नहीं मिला। डायरेक्ट सेलिंग जवाब है उस यूथ के लड़के को या लड़की को या हमारे दोस्तों को जिनको लगता है कि हमारे लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं दोस्त, यहाँ पे रास्ते अभी खुले हैं आपके लिए, और ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको जमीन से शिखर की ओर लेके जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका टाइम देने के लिए और आपकी वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए बहुत काम है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ सबका, संदीप जी आपका, पूरी टीम का, कि आपने मुझसे ये सेशन के लिए टाइम लिया। और लास्ट में मैं एक ही लाइन दोस्तों सबको कहना चाहता हूँ कि इंसान सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है, आसमां लाख ऊंचा हो मगर झुक जाता है। दुनिया आपके काम में लाख बने रुकावट, मगर विश्वास सच्चा हो तो खुदा तक झुक जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत।